हाशिर की और तुम्हारी शादी साथ करूंगी। अब मैंने उसके जवाब से जवाब देते हुए प्यार से उसे देखा। नहीं अम्मी, फिर मैं भाई की शादी कैसे एंजॉय करूंगी? वो चिटकी। मशरकी लड़कियां अपनी शादी की बात पर शर्माया करती हैं। जोया ने उसे छेड़ा। नहीं भाई, आजकल शर्माने वाली लड़कियों का ट्रेंड नहीं, उसने बेनियासी से जवाब दिया। और उन दोनों को बेख्तियार हंसी आई थी। ये ट्रेंड भी पुराना नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अपने मुंह से शादी की बात करने वाली बच्चियां। अम्मी ने साफ गोई से नागवारी का इजहार किया। मैंने कब बात की अपनी शादी की? मैं तो भाई की शादी की आप पूछ रही हूँ। आपने मौजू ही बदल डाला। शादी नहीं करनी, भाई की करनी है। भाई की मंगनी ही कर दें, कुछ तो मजा आए। किरण ने एहतजाज के साथ फरमाइश में भी रिकॉर्ड करवाई। लंबी लंबी मंगनियां नहीं अच्छी लगती मुझे। तुम फालतू बातें छोड़ो और मेहमानों की फहरिस्त बनाओ। अम्मी ने उसे डपटकर काम पर लगाया। प्लीज हफ्सा, बहन नहीं हो, चलो ना मेरे साथ मार्केट। बेचारी जोया का भी बाजार जा जाकर नशर हो गया है। किरण बहुत लजाजत से मन्नत कर रही थी। फराज भाई ने जहेज से तो सख्ती से मना कर दिया था। या तो बाजार के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं? उसने ताज्जुब से पूछा। पता तो है जोया के नखरे। अब कपड़ों जूतों के लिए उसे किसी पर एतबार नहीं। कह रही थी भरी में अल्लाह जाने क्या क्या हो, मैं अपनी पसंद के कपड़े तो बना लूं। फिर उसने उसके ब्यूटी पार्लर के चक्कर। मेरे सैंडल अब तक नहीं मिले। अम्मी अपने स्कूल में मसरूफ है, मैं अकेली कैसे जाऊं? तुम आज वापसी पर मेरे साथ चलो तो ले। तुम्हारी तैयारी हो गई पूरी? उसने तफसील बताते हुए पूछा। जोया इन दोनों से बड़ी थी मगर वो नाम लेने को ही आती थी। जोया की खुश लिबासी और हुस्न पूरे कॉलेज में मशहूर थी। वो अपना ख्याल रखती भी बहुत थी। लड़कियों ने उसे ब्यूटी द ब्रेन का खिताब दिया था। उसके मुकाबले में वो दोनों मस्त मलंग थी। किरण गैर निसाबी सरगर्मियों में तो हफ्सा निसाबी सरगर्मियों में आगे आगे होती, मगर लिबास और फैशन का वो क्रेज उनमें नहीं था जो जोया में था। अब भी बहन की शादी की खुशी में किरण तैयारी में लगी थी, जबकि हफ्सा को इम्तिहानात की फिक्र थी। सूट तो सिलवा लिया मेरा अम्मी ने। सैंडल चच्ची के मैच हो गए। बस एक और रेडीमेड लेने का इरादा है वलीमे के लिए। उसने सुकून से जवाब दिया। तुम मेरे साथ चलो, तुम भी ले लेना। अम्मी ने अपना एटीएम कार्ड दे दिया है, जितनी जरूरत हुई पैसा निकाल लेंगे। किरण फौरन अपने मतलब पर आई। यूनिवर्सिटी में इतनी ख्वारी के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि बाजार जाओगी? अफसर ने आंखें फैलाई। मगर किरण के किरण के गुस्सीले तेवर देखकर उसे मानना ही पड़ा। शॉपिंग मॉल में पहुंचते ही पहले वो लोग फूड कोर्ट गए थे। खाना खाकर जाना ही तो कुछ खरीदते। फूड कोर्ट में एक तरफ लड़के और लड़कियों का बड़ा सा ग्रुप हंसी मजाक में मशगूल था। अफसर ने देखा उनमें हाशिर भी था। दोस्त किसी पार्टी के लिए यहाँ जमा हुए थे। अलग अलग अस्पतालों में जॉब के बाद एक जगह मुलाकात करना उनके लिए बहुत खुशी का बायस था। हाशिर के बराबर में बैठी प्यारी सी लड़की उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी। अफसर की आंखें जलने लगी। उस लड़की का दोस्ताना अंदाज उसके दिल में धुआं भर गया। उसने नजरें हटाकर लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, मगर तब हाशिर ने उसे देख लिया था। उसका खुशगवार अंदाज में अपने दोस्तों से मदद करता उन तक आ गया था। किरण भाई को देखकर खुश हो गई। उसने फौरन ही शॉपिंग के बाद घर ड्रॉप करने का मुतालबा कर दिया था, ताकि पब्लिक कन्वेंस में परेशान ना होना पड़े। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खाकर उठ गई तो किरण ने अपनी शॉपिंग करते उसे भी बार बार कुछ खरीदने पर मजबूर किया। दिल ना चाहने के बावजूद हफ्सा उसके साथ खरीदारी में मसरूफ थी। अपनी कैफियत खुद उसकी समझ में से बाहर थी। हाशिर इसका सिर्फ कजन था। वो दोस्तों के साथ घूमता, ये लड़कियों से बेतकल्लुफ होता, उसका दिल क्यों बुझ रहा था? जरूरी तो नहीं जो जज्बात वो हाशिर के लिए रखती है वो भी वैसे ही सोचता हो। आज मुझे एहसास हुआ था कि हाशिर की बोलती आंखों वाला का लिखा पढ़ते वो बहुत दूर निकल आई थी। उनके दरमियान कोई वादे नहीं थे। हाशिर की अपनायत तमाम कजन के लिए यकसा थी। शायद वो ही गलत फहमी का शिकार थी। मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले तो यूं भी अपनी जैसी शरीके हयात ढूंढते थे। वो खुद को हकायक का सबक पढ़ाती, खुशफहमियों के समंदर से बाहर निकाल रही थी, मगर दिल में राख होते ख्वाबों का धुआं लफ में तलखी भर रहा था। अभी वो शॉपिंग ही कर रही थी जब हाशिर भी उस लड़की के साथ उनके पास चला आया। इसके सारे दोस्त चले गए थे
اسے حاشر نے ڈراپ کرنا تھا۔ حاشر کی جلدی کی رٹ کے باوجود کرن آرام سے حفصہ کا سوٹ پسند کرنے لگی تھی۔ آخر وہ اس کے ساتھ اتنی دیر دکان پھری، اب اس کی ہی شاپنگ وہ رہ جاتی تو کتنا برا لگتا۔ حاشر کے دوست فضا بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ خجلت مچائے بنا وہ آرام سے انہیں سوٹ پسند کرنے میں مشورہ دے رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کا ایک اسٹمک سوٹ پکڑے وہ اس کی تعریفوں میں رت اللسان تھی۔ جب حاشر نے وہ سوٹ اس سے لے کر حفصہ کے ہاتھوں میں دیا، بس اب لے لو، تمہیں تو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا۔ وہ حد درجہ پایا ہوا تھا۔ حفصہ نے ایک نظر اسے اور دوسری مسکراتی فضا پر ڈالی۔ یہ سوٹ حاشر نے اس کے لیے پسند کیا ہوتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر یہ فضا کی پسند تھی۔ دل میں وہ درد کی لہر اٹھی، مگر اس نے دبا لی۔ جب حاشر نے اسے ہی مخاطب نہیں کیا تو اس کے لیے سوٹ کیوں منتخب کرتا؟ اس نے بے دلی سے وہی سوٹ لے لیا۔ زویا کی شادی میں شریک ہونا مجبوری تھی، خاندان کا معاملہ تھا، وہ کسی کو اپنے دل کا بھید دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس کی محبت کی حدت تھی۔ بس پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ وقت کے وقت جاتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ اس کی توجہ دیکھ کر سب کرن کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے، مگر وہ بے فکری سے ہنس دیتی۔ سب یہی کہہ رہے تھے، حفصہ اپنی پھپھو کی طرح محنتی ہے، ضرور کسی اونچے مقام کو پائے گی۔ خواتین کو نوکری کی مخالفت دادی اور امی بھی یہ سنتی تو انہیں حفصہ پر فخر ہوتا۔ وہ خاموشی سے سب کے تبصرے سے سنتی اور مسکراتی تھی۔ شادی والے دن بھی پڑھائی ہنگاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھپھو کے کہنے پر زویا کے ساتھ پارلر گئی تھی اور واپس آ کر اس کے پاس ہی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ حاشر بہت تیزی سے اندر کچھ کہنے آیا، مگر نظر اس پر پڑی تو لمحہ اس کو ساکت رہ گیا۔ پہلی بار اسے اس قدر سجا سنورا دیکھا تھا۔ اس کے بے اختیار جھٹکا حفصہ اور زویا نے بھی محسوس کیا۔ محبت کی غیر مرئی شعاعیں اس کے اندر تک اتری تھیں۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ بہن کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگا۔ بھائی خیر تو ہے؟ کھڑے ہو کر بھائی کے شانے سے لگتی زویا نے شوقی بھری سرگوشی کی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا حفصہ پر دوسری نظر ڈالے بنا نکل گیا۔ بہت چاہنے کے باوجود اس نے خود پر ضبط کا بند باندھا تھا، البتہ دل میں دبی خواہش مک کر اوپر آ گئی تھی۔ حفصہ نے دل میں مرجھایا پودا اس بھرپور نظر سے دوبارہ زندگی پکڑ لیتا۔ اگر شادی میں اس کی ملاقات فضا سے نہ ہوتی، حافظ کی سب بھی دوست انوائٹڈ تھیں۔ فضا کے علاوہ بھی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان سب کے مابین دوستی بھری فضا سب کو نظر آ رہی تھی، مگر حفصہ خود کو دوبارہ کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ امی اسی لیے جذبات کو عقل کے تابع کرنے کی بے نتیجہ صحیح میں مصروف رہی۔ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، نصیب کے لکھے سے کون کر سکتا ہے۔ خوش باش لوگوں کے درمیان وہ کامنی سی لڑکی خود سے جنگ میں مصروف تھی۔ ولیمے والے دن وہ لوگ مہمان تھے، سب اکٹھے ہی ہوٹل پہنچے۔ اسی ڈارک براؤن سوٹ میں نک سے درست حفصہ حاشر کو دل سے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، مگر اس کا خوبصورت چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کس صدمے کا شکار ہو؟ وہ اور کرن رش چڑھنے کے انتظار میں اسٹیج کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب حاشر بھی وہیں آ گیا، وہ اپنے دل کا چوٹ چھپانے کے غیر ارادی طور پر ہاتھ چہرے تک لے گئی تھی۔ لب زبردستی پھیلائے اس کی محبت اتنی ارزاں نہ تھی کہ یوں عیاں ہوتی، جبکہ کرن نے دہل کر بھائی کو جواب دیا تھا، اللہ نہ کرے کوئی صدمہ ہو، بس پیپرز کی ٹینشن سر پر سوار کر رکھی ہے اس نے، تم ہی تھوڑی بے فکری سے اسے دے دو۔ مجالے کبھی پڑھتے دیکھا ہو تمہیں؟ حاشر نے بہن کی کھچائی کا موقع جانے نہ دیا، لیکن وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ مجالے جو اثر لیتی، اس نے تو پوزیشن لینی ہے، کیریئر بنانا ہے اپنی پھپھو کی طرح۔ اب میری کوئی پھپھو ہی نہیں تو میں پوزیشن لے کر کیا کروں؟ وہ مزے سے بولتی اور خود پر مصنوعی دل گرفتگی تاریخ کیے بولی۔ حاشر بے اختیار ہنسا، جبکہ حفصہ کے چہرے پر بھی مسکان پھیلی۔ بدتمیز تم نے واقعی جاب کر لی ہے؟ بہن کا سر پر چپک لگا تھا، وہ حفصہ سے پوچھ رہا۔ حفصہ نے بات میں سر ہلا دیا۔ نوکری کرنا اس کی خواہش بھی تھی اور اس وقت کی دلی حالت چھپانے کے لیے بہترین پردب تھی۔
चलो स्टेज पर जोया उसे मिलकर आते हैं। वो मजीद तबसरा किए बगैर आगे बढ़ गया। स्टेज पर जोया दिली खुशी का प्रकाश चमकता चेहरा लिए उनकी मुतनज़र थी। मास्टर्स मुकम्मल होते ही जहाँ किरण ने सुकून का सांस लिया, वहाँ हफ्सा पहले ही से ज़्यादा मसरूफ हो गया। उसने कॉलेज में जॉब की थी, के साथ एमफिल में एडमिशन भी ले लिया और रात में पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्तेहार देखकर एक के बाद एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देती। उसकी इस मसरूफियत से घर वाले परेशान थे, मगर वो काफी मुतमईन थी। रात मुख्तलिफ कामों में रुके उसे दिल की पुकार पर ध्यान देने का वक्त भी नहीं मिला। जहाँ प्रपोज जोर शोर से किरण के लिए रिश्ते ढूंढने में मसरूफ थे, वहाँ अम्मी भी इसकी शादी के मसले हयात बनाए बैठे। चची भी अपने भाई का रिश्ता हफ्सा के लिए लाई, मगर बैरून मुल्क होने की वजह से मदद कर ली गई। इकलौती बेटी को इतनी दूर भेजने का उनमें हौसला न था। अम्मी की तगोदो देखकर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट हफ्सा के लब पर आती, तो साबित हुआ कि उसके दिल बेखौफ था, गलत सिग्नल देता था। मगर न हाशी चाहता तो इसका रिश्ता मांगने में फुप्पो को क्या उसे मालूम था। उसे मालूम नहीं था कि उसके आइडियल फुप्पो देखने में जितनी रोशन ख्याल लगे, मगर रिवायती मशरकी माओ की तरह वो बेटी से पहले बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। ख्याल यही था कि किरण का रिश्ता हो जाए तो वो हाशिर के लिए हफ्सा को मांग लेंगे और इकट्ठे दोनों की शादी कर देंगे। मगर फिर दादी की बार बार एहसास दिलाने पर वो बेदार हुई। अगर अभी भी रिश्ता नहीं मांगती तो भाई भाभी बेटी का रिश्ता कहीं और कर देते। भतीजी को बहू बनाना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। हाशी का रुझान का भी अंदाजा था, मगर उस वक्त वो हैरान बल्कि परेशान रह गई जब हाशिम ने हफ्सा के लिए मना करते उन्हें कहीं भी रिश्ता करने की आज़ादी दे दी। ये बात तो उनके वहम गुमान में भी नहीं थी कि वो माँ थी, इसके अंदाज पहचानती थी। जोया ने भी उन्हें हाशिम के गुस्सा हफ्सा के लिए पसंदगी से आगाह किया था, तो उन सबको गलत फहमी हुई थी या कुछ और मसला है। हफ्सा क्यों नहीं बेटा, जब तुम्हें कोई पसंद नहीं तो हफ्सा से अच्छा कौन है? वो मुताबिक पूछ रही थी। हफ्सा बहुत अच्छी है अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं, शायद एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। बात की रंजिश से बेहतर है कि अभी सोचकर फैसला किया जाए। हाशिम ने अपने दिल पर पांव रखकर संजीदगी से कहा। वो हमेशा ही दिल के मुकाबले में दिमाग को मुकद्दम रखकर मगर अब की बार दिल का एहतजाज बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अच्छी भली बच्ची है, तुम्हारे ऐसे कौन से ख्यालात हैं जो लड़ाइयाँ करोगे? अम्मी खफा भी थी। हाशिर की समझ में नहीं आ रहा था कि किन अल्फाज में वो अपना मुद्दा समझे। वो बहुत कैरियर और किस्म की लड़की है। अम्मी, मैं हाउस वाइफ चाहता हूँ। बात के मसाइल से बेहतर नहीं कि इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बार बार अपनी जबान से रास्ता बदलने का ऐलान करना मुश्किल था। सब लड़कियां हाउस वाइफ नहीं होती हैं, घर वाइफ से ही होता है, चाहे वो जॉब करें ना करें। मुझे नहीं मालूम था कि हम इतने तंग नजर हो, कि तुम इतने तंग नजर हो। वो खब्बी से कह रही थी। मैं तंग नजर नहीं हूँ अम्मी, ना ही लड़कियों की जॉब के खिलाफ हूँ। बस मुझे अच्छा लगेगा मेरी बीवी घर में बैठकर मेरा इंतजार करे। वो माँ के दिल शिकने के ख्याल से कह ना सका कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वहाँ की मुश्किलात समझने में अपना बचपन गंवा बैठे। बस अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। ये कोई बात हुई भला? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझती थी, और तुम ये वो कहती जा रही थी। मुस्तकबिल के बेशुमार अंदेशों से बावजूद हाशिम ने अपने दिल में सुकून सा उतरता महसूस किया, जैसे वो खुद चाहता था कि अम्मी उसकी बात ना माने। तभी उसने मजीद कहने के बजाय मुसलसल डराते दिमाग को चुप कर दिया।